आप सभी को नमस्कार। मित्रों, अ, आप सभी अवगत हैं कि इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश की ओर से कवि गद्यकार और अनुवादक अनामिका जी पर एकाग्र आयोजित किया जा रहा है। आज इस एकाग्र की 20वीं कड़ी है और इसमें शून्य नाट्य समूह द्वारा उनकी कविताओं का पाठ किया जाएगा। इसका निर्देशन रंगकर्मी और लेखक रमा यादव जी ने किया है। तो सर्वप्रथम हम इस शून्य नाट्य समूह की पूरी टीम को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं और यह अच्छा है हम सभी के लिए कि इन चिरपरिचित कविताओं का पाठ आज रंगकर्मी साथियों की ओर से सुने। जी, रमा यादव जी, हर्षा शर्मा जी, सागर शर्मा जी, सनी जी, मयंक जी, आप सभी को नमस्कार और हार्दिक स्वागत। सादर नमस्कार। और सबसे पहले जन सुलभ मंच ये जो आप हमें सुलभ करवा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज के समय की आवाज़ जिन्हें हम कहते हैं, अनामिका जी, जो अपनी कविताओं में, अपने गद्य में, अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, उपन्यासों और उनका हर नया काम जो है हमें कुछ और भीतर तक भर जाता है। उन पर आपने आज हमें उनकी कविताओं के वाचन के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और बधाई देते हैं आपको। और साथ ही कामना करते हैं कि इसी तरह हम अनामिका दी पर प्रोग्राम्स, कार्यक्रम की ये कड़ियाँ जो हैं लाते रहें, करते रहें। मेरे साथी हैं, मेरे साथ सागर हैं जिनका परिचय अभी आपने, और सभी अभिनेता हैं, लेकिन अभिनेता होने के साथ साथ सभी अपने जीवन यापन के लिए किसी ना किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हर्षा शर्मा हैं, मयंक हैं, सनी कबीर हैं और सागर हैं और मैं रमा यादव। तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ज़्यादा कुछ नहीं, एक कविता के से मैं शुरुआत करना चाहूँगी और उसके बाद अपने साथियों से अनुरोध करूँगी कि वो अनामिका जी की कविताओं का पाठ करें। ये कविता उनकी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शायद इसमें एक छोटी बच्ची है, उस छोटी बच्ची का भाई है, और चूँकि अनामिका दी को हमने इतने करीब से देखा है और इतने करीब से शायद उनको सुना है, महसूस किया है उनकी कविताओं की उस आवाज़ को, कि ऐसा लगने लगता है कि इसमें हम ही हैं। और एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात है साधारणीकरण। जब उसका साधारणीकरण हो जाता है किसी पाठ के साथ, किसी टेक्स्ट के साथ, जब वो जिस किरदार को कर रहा है, उस किरदार में उसका कायांतरण हो जाता है, या जब उस किरदार को वो अपने में भरने में अपने को समर्थ महसूस करता है, तब कविता का वाचन संभव होता है। तो ये कविता हमेशा ही मुझे उत्साहित करती है कि मैं इसका पाठ करूं। चुटपुटिया बटन। मेरा भाई मुझे समझाकर कहता था, जानती है पूनम, तारे हैं चुटपुटिया बटन, रात के अंगरखे में टके हुए। मेरी तरफ प्रेस बटन को चुटपुटिया बटन कहा जाता था, क्योंकि चुट से केवल एक बार पुट बजकर एक दूसरे में समा जाते थे। वे तभी तक होते थे काम के जब तक उनका साथी चारों खूंटों से बराबर उनके बिल्कुल सामने रहे टंका हुआ। ऊंच नीच के दर्शन में उनका कोई विश्वास नहीं था। बराबरी के वे कायल थे, हंसते थे न फंसाते थे, चुपचाप सट जाते थे। मेरी तरफ प्रेस बटन को चुटपुटिया बटन कहा जाता था, लेकिन मेरी तरफ के लोग खुद भी थे चुटपुटिया बटन। और यहाँ एक एक्टर के लिए कविता बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। वो खुद भी थे, उनकी तरफ के लोग, शायद वो एक दूसरी
समाज में आ गई या 2 समाजों की बात कवि कर रहा है कि वहाँ के लोग भी ऐसे ही थे जो एक दूसरे से आराम से सट जाते थे, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। इस शहर में लेकिन चुटपुटिया नजर ही नहीं आते। सतपुतिया झिगुनी की तरह यहाँ एक सिरे से गायब हैं चुटपुटिया जन और बटन। ब्लाउज में भी दर्जी देते हैं टाक, यहाँ हुक ही हुक। हर हुक के आगे विराजमान होता है फंदा। फंदे में फंसे हुए आपस में कितना सटेंगे, कितना भी कीजिए जतन, चुट से पुट नहीं बजेंगे। मेरा भाई मुझे समझाकर कहता था, जानती है पूनम, तारे हैं चुटपुटिया बटन। और मुझे लगता है कि जब मैंने पहली बार अनामिका दीदी को देखा, ये बात 1997 की है, और तब से लेके अब तक, जैसे यहाँ एक बड़ा भाई छोटी बहन को कह रहा है कि जानती है पूनम, तारे हैं चुटपुटिया बटन, अपनी कविताओं के माध्यम से न जाने तब से लेकर अब तक उन्होंने हमें कितने जीवन की कितनी यात्राएं करवाई हैं। अब मैं सागर से कहूंगी कि वो जिस कविता का पाठ करना चाहते हैं वो करें, और वो कविता क्यों आपको पसंद है या आपको क्या लगा एक अभिनेता की दृष्टि से। और बहुत पहले हमने पेड़ के नीचे, मयंक आपको याद होगा, मैं अनामिका दीदी की कुछ कविताएं निकाल कर लाई थी और मैंने कहा था अब इनको पढ़ते हैं, इनमें अभिनय की संभावनाएं तलाशते हैं। सनी भी थे वहाँ उस वक्त, और मयंक ने मेरी एक कविता जो मैंने पढ़ी थी अनामिका दीदी की, आम्रपाली, उसकी रिकॉर्डिंग बहुत पहले हमने 3 साल पहले करके रखी हुई है, लेकिन वो कविता ये कि इतने पास है कि उसे अभी तक हम अपने YouTube चैनल पे नहीं डाल पाए, क्योंकि वो बहुत करीब है और आज शायद उसका वाचन यहाँ पे हो। सागर जी, मेरी कविता का शीर्षक है दरवाजा। मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतनी खुलती गई। अंदर आए आने वाले तो देखा चल रहा है एक वृत्त चक्र। चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई। गरज ये कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। तारे बुहारती हुई पहाड़ वृक्ष पत्थर, सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर। मैंने जब इस कविता को पढ़ा तो मुझे जो लगा, मैंने वृत्त चक्र पे मेरा बहुत ध्यान गया, जिसको मैं समझता हूँ कि वृत्त चक्र हमारा लाइफ का रिप्रेजेंटेशन है। और इस पूरी कविता में एक मन का द्वंद्व है, मन की जो चीजें हैं उन पे सागर मैं बीच में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि हमेशा जब हम साहित्य में बात करते हैं तो हम बात करने लग जाते हैं कि स्त्री अगर कविता लिख रही है, और निसंदेह स्त्री अपने लिए कविता लिखती भी है, अपने हक के लिए, अपने स्व के लिए, अपनी पहचान के लिए, लेकिन आप एक अभिनेत्री नहीं, अभिनेता हैं, एक स्त्री नहीं, एक पुरुष है। वैसे ये अब तो हर चीजों से डिस्क्रिमिनेशन हट रहा है, उसमें हम उस तरह से न भी जाए। तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें एक दरवाजा, क्या आपको ये स्त्री ही दिख रही है या आपकी इंटरप्रिटेशन एक पुरुष होने के नाते क्या है? जी, मैंने इसको एक पुरुष के नाते ही देखा है। मैंने इसको अपनी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश की है कि किस तरह, जैसे बुहारती हुई पहाड़ वृक्ष और पत्थर, तो मैं उन रिजिड जो एंटिटीज हैं इसमें मैं अपने जीवन की कठिनाइयां मानता हूँ। उनमें एक रस प्राप्ति है कि सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर। तो मेरे मन पे जो इफेक्ट पड़ता है एक रियलिटी का और एक
जो वृत्त चक्र है, जो दुनिया है, जो मन है, वो चलता ही चला जाता है। कभी चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, और चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई। बस गरज ये है कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ कुछ। तो ये जो एक साइकिल है, जो बहुत बड़ी साइकिल है, जो चले जा रही है, और उसको मैं अपने मन से और मन के द्वंद से देखता हूँ, जिसमें मेरे को अपनी कठिनाइयां दिखती हैं, जिससे मैं गुजरता हूँ। क्या बात है। और अगर आपको इसको मंच पे करना हो तो कैसे और कौन से उपकरण की आप सबसे ज्यादा सहायता, आपको क्या इसमें मंचीयता की संभावना नजर आती है? जी, मेरे को इसमें जैसे चक्की है, चरखा है, कैंची सुई है, तो मेरे को लगता है म्यूजिक का इस्तेमाल, हम म्यूजिक उपकरण का इस्तेमाल ज़्यादा अगर हम इसमें करते हैं तो हम इसके साथ जस्टिस कर पाएंगे, इस कविता के साथ, और एक और एक्टर क्योंकि होने के ध्वनि नाते। एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जी अर्पण जी, ध्वनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब हम नाटक के मंचन की या कविता के मंचन की बात कहते हैं। और जहाँ ध्वनि है, जहाँ इतनी सारी ध्वनियों की संभावनाएं हैं, चाहे मैं एक दरवाजा थी जिसको पीटा गया, यहाँ भी एक ध्वनि है। उसके बाद चाहे चरखा हो, चाहे चक्की हो, तो जहाँ भी ध्वनि होती है वहाँ वाचन की बहुत संभावना होती है। और इसीलिए जो अनामिका जी हैं, उनकी कविताओं में अभिनय मुझे बहुत मिलता है, क्योंकि वाचिक अभिनय अपने आप में एक बहुत जबरदस्त क्षेत्र है। वाचन से हम जितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जितना प्रभाव छोड़ सकते हैं, उतना शायद कोई और माध्यम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ध्वनियों का जो खेल है वो बहुत ज्यादा है। और आप कहेंगे तो आम्रपाली एक ही साथ में पढ़ूंगी, वरना बीच बीच में भी उसका वाचन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जी आपकी जी। आवाज। मुझे लगता है कि चूंकि आपकी आम्रपाली कविता पर तैयारी भी है, तो मुकम्मल प्रभाव उसका हमारे मित्रों के बीच तभी पड़ेगा कि जब वह आप उसको एक बारगी ही पूरी कविता को पढ़ सकें। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक गृह लक्ष्मी करके उनकी कविता है, 2 भागों में है, उसका जरा सा वाचन करूंगी, फिर आगे चलेंगे। अलगनी से कपड़े उतारे, अलगनी से कपड़े उतारे, पोटली में बांधी 2 छोटी रोटियां, गांठ में नमक और मिर्च, बालों से सलवटें निकाली, डाल ली मन में और डोलची में उठाकर समूची दुनिया नक्षत्रों की यात्रा पर निकल पड़ी, अपनी वो आखिरी मुलाकात। मेरा क्या होना था? कुछ नहीं हुआ। फेफड़ों में भर आई नन्ही कंकड़ियां, कुछ दी समुंदर में फेंक, कुछ की मैं खेल गई गोटियां, कुछ ही हैं जो अब तक सांसों में गड़ती हैं कभी कभी, तो मृत्यु के मुंह पर छींकती हूँ हंसकर, तपाक ताजा हो जाता है खून का बहाव। ये है अनामिका। और मैं अब अनुरोध करूंगी मयंक से कि वो अपनी जो कविता चुनी है उसका वाचन भी करें, और साथ ही जो कहना चाहते हैं कविता में अभिनय की संभावना को लेकर एक अभिनेता होने के नाते अपनी बात भी रखें। सबसे पहले तो सबका धन्यवाद। और जो कविता मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ, जिसका पाठ मैं करने जा रहा हूँ, उसका नाम है नमक। और एक बात बताऊं मयंक, नमक ये वाली जो कविता है ये अनामिका दी अक्सर हर मंच से बहुत जिसको कहते हैं ना, बहुत दमदार वाचिक अभिनय के साथ इसको वो स्वयं पढ़ते, मैंने बहुत सुना है तो उनसे इस कविता को। जी बिल्कुल। तो मैं भी थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। तो कविता कुछ इस तरह से है। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़।
कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है। गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियां, दाल में नमक कम या जरा तेज होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान है, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितनी भारी पड़ती है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रखता है महासागर। दुनिया में होने ना दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे ना रहे, रहेगा नमक। ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, यही वो नमक है जिससे थिर्राई रहेगी ये दुनिया। तो ये उनकी कविता थी नमक। इसमें जो मुझे सबसे विशेष बात लगी कि एक ही नमक को लेकर कितने कितने इमोशंस एक जगह, किसी फीमेल के, किसी स्त्री की आंखों पर जो नमक बहता है, उससे लेकर एक छोटी लड़की जो अमरूद बेचने निकली है और उस पे जब हम अमरूद पे, जो कटे हुए अमरूद पे जब हम नमक लगाते हैं तो वो उसका स्वाद को निखार दे देती है। तो कितना कंट्रास्ट उन्होंने दिखाने की कोशिश की है सिर्फ एक नमक से, जो है कितने अलग अलग तरीके के बिंबों को उन्होंने बनाया है। एक तरफ वो गांधी जी, एक तरफ क्रांतियां। तो ये मुझे बहुत ही इसने मुझे नाटकीयता ने, इस कविता की नाटकीय ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि इसमें इतने दृश्य, एक दृश्य जो दूसरे दृश्य से बिल्कुल ही विपरीत है। एक कोमल है, एक दृश्य जो है थोड़ा कष्ट है जिसमें। तो ये मुझे, इसलिए इस कविता ने मुझे बहुत आकर्षित किया अपनी तरफ। बहुत ही सुंदर व्याख्या, और शायद इसी तरह की व्याख्याओं की एक कविता को आवश्यकता होती है, बजाय कि वो कितनी स्त्री के लिए है और कितनी पुरुष के लिए। मुझे लगता है जब उसे एक पुरुष बांचता है तो उसमें वो शायद अपने पुरुष अभिनेता जब बांच रहा है तो उसमें वो अपने इमोशंस को देख रहा है, ढूंढ रहा है, और कहीं ना कहीं आकर कविता जो है वो सांझी हो जाती है। वो ना फिर स्त्री की रह जाती है, ना वो स्त्री की पैरवी करने वाली रह जाती है, ना कहीं पुरुष की पैरवी करने वाली। वो एक मानवीयता, कहाँ कुछ मानवीयता में कमी आ रही है, या उसका फलक जो है वो बहुत व्यापक हो जाता है। वो जब हम अनामिका जी की कविताओं का वाचन करते हैं या उस पर अभिनय करने की सोचते हैं तो वो हमें दिखाई देता है। हम आगे चलते हैं, अपनी इस डोर को और आगे ले जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि सागर आप एक कविता पढ़ें और फिर आप इसको हर्षा जी को स्थानांतरित कर दें। जी, अब जो मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बेजगह। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। अन्वय करते थे किसी श्लोक को ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और मारे डर के जम जाती थीं हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह, जगह क्या होती है ये वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में ही। याद था हमें एक एक क्षण आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा,
राधा झाड़ू लगा। भैया अब सोएगा, जाकर बिस्तर बिछा। आहा, नया घर है। राम, देख ये तेरा कमरा है। और मेरा? ओ पगली, लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। जिनका कोई घर नहीं होता, उनकी होती है भला कौन सी जगह? कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंस कर बाहर आए केशों सी, एकदम से बुहार दी जाने वाली। घर छूटे, दर छूटे, छूट गए लोग बाग। कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे, वे भी छूटे, छूटती गई जगह। लेकिन कभी भी तो ना लौट नेल कटर या कंघियों में फंसे पड़े होने का एहसास नहीं हुआ। परंपरा से छूटकर बस ये लगता है किसी बड़े क्लासिक से पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर छिटकी छोटी सी पंक्ति हूं। चाहती नहीं लेकिन कोई करने बैठे मेरे व्याख्या सप्रसंग। सारे संदर्भों के पार मुश्किल से उड़कर पहुंची हूं। ऐसी ही समझी पड़ी जाऊं जैसे तुकाराम का कोई अधूरा भंग। धन्यवाद। सागर, ये कविता स्त्री विमर्श की बहुत महत्वपूर्ण कविता है, जी जहाँ सीधे सीधे स्त्री विमर्श आता ही है। हम बिल्कुल इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते कि दोयम दर्जे पर स्त्री को रखा ही गया है, लेकिन फिर भी जब आप एक लड़के होते हुए इस कविता को पढ़ रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था, या आप एक अभिनेता हैं, आप किस दृष्टि से इसको जज्ब कर रहे थे? क्या इसमें आपको एक स्त्री या एक लड़की के अलावा भी कुछ और भी दिख रहा था? इस कविता में मेरे को जैसे दिखा कि समय में पीछे जाकर पाठों का पाठ याद किए गए हैं कि राम पाठशाला जा, राधा खाना पका। तो एक जो डिसाइडेड रोल है सोसाइटी के जो अपोज किए जाते हैं, कि झाड़ू लगा, और जैसे कवित्री जगह जगह की बात करती हैं कि उसकी जगह है कहाँ, कि अपने घर पर है, कमरे में है, कहाँ है जगह। तो मेरे को अपनी तरफ से ऐसा लगता है कि किस तरह से हम किस तरह नाखूनों की तरह और केशों की तरह इसमें जिस हिसाब से दिखाया गया है महिलाओं को, वो गलत है। मेरा मानना ये है कि ये गलत है। एक हाँ, समान नहीं, वो तो बिल्कुल जी गलत है ही। जी पर जी कहीं क्या इसमें एक, क्योंकि आप एक यंग बॉय हैं, जी क्या आप भी एडजस्ट हो पाते हैं? क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको भी आपके स्पेस से हिलाया जा रहा है, या आपका स्पेस आपको नहीं दिया जा रहा है? या जी यही फील कभी आपका भी बनता है, आपको भी लगता है कि ये तो खुद मैं इसका भुक्तभोगी हूँ? जी डिसाइडेड रोल्स जैसे मैंने कहा आपको सोसाइटी में है तो सबके लिए निर्धारित है, क्या कर सकता है। कभी भी किसी का ऐसा इच्छा हो सकती है कि कभी मतलब दूसरे हमने जेंडर के हिसाब से रोल्स को जो डिसाइड किया गया है उसको तोड़ना जरूरी है। मेरी दृष्टि में मैं भी खाना बनाता हूँ, मैं भी झाड़ू लगाता हूँ, मैं भी एक इंडिपेंडेंट लड़का हूँ, मैं झाड़ू लगा सकता हूँ, सब कुछ कर ये सकता हूँ। कोई फोर्स तो नहीं करता ना, लेकिन जी नहीं फोर्स की बात नहीं है, ये अपना सबको ही करने चाहिए, ये वैसी चीज है। लेकिन इसमें जो भेदभाव दिखाया जाता है नहीं, मेरा उसके बाद प्रश्न थोड़ा अलग था, आप शायद जी समझे नहीं जी प्रश्न। जैसे लड़कियों को कहा जाता है तू झाड़ू लगा, तू ये लगा, तू वो कर। क्या लड़कों को भी कुछ ऐसा लगता है कि हम ये नहीं करना चाहते पर हमसे ये करवाया जा रहा है? जी जैसे लड़कों को कहा जाता है कि घर की जिम्मेदारी है उन पर, और ये भी हाँ, बचपन से ही ये बोला जाता है हमें कि अब 10वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा है, जिंदगी बनानी है, परिवार बनाना है, एक कभी वंश कभार चलाना है। कुछ वंश चलाना है। कभी एक आर्टिस्ट की नजर से आर्टिस्ट फ्रीडम ढूंढता है, मैं फ्रीडम ढूंढता हूँ, तो मुझे बंधने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बांधा सोसाइटी ने मुझे भी है, और वही बांधा सोसाइटी मेरा जी वही था, मैं जी वही जानना चाहती थी। मुझे क्योंकि बार बार लगता है, और कि बांधा तो हर किसी को ही जाता है। ये आपका क्या फील है, ये जानना चाह रही थी इस कविता को पढ़ते हुए। वही
खैर हम हर्षा जी पर आते हैं। जी जी मैं पढ़ने जा रही हूँ स्त्री की भावनाओं को व्यक्त करती एक बहुत ही हृदय स्पर्शी कविता जिसका शीर्षक है स्त्री। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज बच्चों की फटी कॉपियों का, चनाचोर गरम के लिफाफे के बनने से पहले। लिखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो नींदें देखी जाती है कलाई घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसा ठस ठुसी हुई बस में। होगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो, एक एक अक्षर जैसे पढ़ा होगा बीए पास करने के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी भाषा। ना सुनना था कि अधर्स में लटकी हुई एक दृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची। दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर घत जंगल लताएं, खाती पीती सुख में उबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शक्ल है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये उन्होंने थोड़ी लिखी हैं, बाकी कहानी बस अनकही है। हे परम पिताओं परम पुरुषों बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। ये थी कविता। वाह वाह, बहुत खूब। कुछ कहना भी चाहें जी आप बिल्कुल कहना चाहूंगी। मंच और कविता को लेके? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस कविता का पाठ मैंने किया। जब हम अपने आसपास या अपने आप को भी स्त्रियों को देखते हैं तो उनके जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं हैं। वो खुश हैं अपने घर में, अपने दायरे में, अपने संसार को सजाती हुई, लेकिन उनकी बस कुछ छोटी सी इच्छाएं हैं कि उनके आसपास के लोग, उनके लोग उनको सुने, ध्यान से सुने, किसी सस्ते फिल्मी गाने की तरह नहीं कि बस कानों में पड़ रहा है, बज रहा है और लोग अपने कामों में बड़े मसरूफ हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि जब आप हमें सुने तो हमारी आंखों में देखें, हमारे भावनाओं को महसूस करें। और हम कोई बस भोगने वाली चीज नहीं है कि हाँ बस हो गया, नहीं, हम ऐसी चीज हैं, हम ऐसे इंसान हैं, मनुष्य हैं जिनकी अपनी भी भावनाएं हैं। अगर आप हमें भावनाएं देते हैं, हमारे को भावनाओं से सुनते हैं, हमारी तरफ ध्यान देते हैं, हमें महसूस करते हैं कि क्या चल रहा है इनके मन में, कहीं ऐसा तो नहीं ये खुश दिखाई तो दे रही हैं लेकिन तकिए में मुंह देकर कहीं रो तो नहीं रही थी। अगर आप ये पढ़ सकते हैं तो बस फिर आप हमारे अपने हैं। आप भी हमारे लिए दूर के रिश्तेदार नहीं हैं, यही चाहते हैं। तो इसने मुझे इतना स्पर्श किया है मेरे हृदय को, और मुझे लगता है अगर हम इसको नाटक के नजरिए से देखें तो इतने इमोशंस हैं इसमें, इतनी भावनाएं हैं कि बहुत एक बहुत सशक्त तरीके से इसे मंच पर उभारा जा सकता है। इसलिए ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है। जी, और जिस तरह से हर्षा जी आपने पढ़ी उस पीड़ा को, मतलब कहीं ना कहीं कविता के भीतर जो पीड़ा है स्त्री की, उसको भी लेकर वह पूरी आपकी आवाज बदल गई इस वाचन में। यह मुझे लगता है कि बिल्कुल लोग इससे कनेक्ट होंगे इस पार्ट से। जी शुक्रिया। रमा जी। जी
जी बिल्कुल, अब हम सनी पे चलेंगे, सनी कबीर पे सीधे। बहुत खूबसूरत। आपका माइक ठीक है, आप पढ़िए। जी, सनी जी, जी। मैं अपनी कविता निकाल हाँ लेता हूँ। हाँ। जी, मेरी जो कविता है उसका नाम है ओढ़नी। तो कविता इस प्रकार है। मैट्रिक के इम्तिहान के बाद सीखी थी दुल्हन ने फुलकारी। दहेज की चादरों पर माँ ने कढ़वाए थे तरह-तरह के बेल बूटे। तकिए के खोलों पर गुडलक गढ़वाया था, कौन माँ नहीं जानती। जी, ज़रूरत दुनिया में गुडलक की। और उसके बाद एक था राजा, एक थी रानी और एक थी ओढ़नी, लाल ओढ़नी फूलदार। और उसके बाद एक था राजा, एक थी कुछ कनेक्शन की समस्या शायद उन्हें हो रही है। और मित्रों, यह भी देखिए इस नाट्य समूह की खासियत कि लोग अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं और हर कोई कहीं ना कहीं व्यस्त है। उसके बावजूद भी समय निकाल कर लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो मैं पुनः रमा जी के पास चलता हूँ कि वे कुछ कहें। और मुझे लगता है मयंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक भी किसी और एकाध कविता का पाठ कर सकते हैं। रमा जी। अ, जी जी। बिल्कुल। मयंक, आप करें। जी और मैम। ओढ़नी, ओढ़नी को ही आप दोबारा कर दें, मैम मैं या एक नई जिसका कविता आपका। सुनाता हूँ जो मुझे जी जी थोड़ी अपने से करीब करीब लगी। जी। तो ये कविता है टूटी घड़ी में समय। छोटी सी एक टोकरी में सजा हुआ है सोविनियर सा, टूटी घड़ी की तरह का ये टूटा सच। पुल बढ़ते होंगे लगातार, नदियां रुकती थमती बढ़ती हैं, टूटी घड़ी में समय की तरह सटकर नहीं रहते पुर्जे। पुर्जा पुर्जा है समय, चीजों में नहीं, चीजों के बीच की दरारों में स्मृतियां बैठी हैं आसन लगाए, दिए पालथी, जैसे कि दो पेड़ों के बीच वन दे। तो ये कविता है टूटी घड़ी में समय। तो एक वाह। टूटी घड़ी में समय किस प्रकार का हो सकता है और उसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है। तो इस कविता में मुझे बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी का यूज लगा कि चीजों के बीच की दरारों में स्मृतियां, कि कैसे दो चीजों के बीच में जो घटा वो समय क्या था, उनके मतलब कि दो दो पंक्तियों के बीच की जगह। तो ये मुझे बहुत आकर्षित किया इस कविता ने, क्योंकि ये बहुत मुझे एब्स्ट्रैक्ट लगी और इसमें कुछ ऐसी इमेजेस बन के निकली जिनको समझ पाना एक गहराई में डूबने जैसा है। आपको बहुत गहराई में डूबना पड़ेगा इनको समझने के लिए। तो ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, टूटी घड़ी में समय। जी। रमा जी कुछ कहें। मैं अब बस यही कहूंगी कि हम उनकी कविताओं में, अनामिका जी की कविताओं में संभावनाओं को तलाशते रहें और बेहतर तरीके से कभी प्रस्तुत हों और खूबसूरत कविताएं लेकर, क्योंकि बहुत खूबसूरत खूबसूरत कविताएं हैं। और सनी पढ़ रहे थे ओढ़नी कविता को, लेकिन पढ़ नहीं पाए, उसका मुझे खेद है। तो लेकिन जो भी कविताएं हमने सुनी यहाँ पे वो बहुत खूबसूरत थी। अब मैं ये
आम्रपाली कविता थोड़ा सा पढ़ती हूँ। था आम्रपाली का घर मेरी ननिहाल के उत्तर, आज भी हर पूनों की रात खाली कटोरा लिए हाथ गुजरती है वैशाली के खंडहरों से बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली। अगल बगल नहीं देखती, चलती है सीधी मानो खुद से बातें करती। शरत काल में जैसे कमंडल वमंडल बनाने की खातिर पकने को छोड़ दी जाती है लतर में ही लौकी, पक रही है मेरी हर मांसपेशी, खदर बदर है मेरे भीतर का हहाता हुआ सत्य। सूखती टटाती हुई हड्डियां मेरी मरे कबूतर जैसी इधर उधर फेंकी हुई मुझ में, सोचती हूँ क्या वो मैं ही थी? नगर वधू बज्जी संघ के बाहर लोग भी जिसकी एक झलक को तरसते थे। ये मेरे सन से सफेद बाल थे कभी भौरे के रंग के, कहते हैं लोग नीलमणि थी मेरी आंखें। बेले के फूलों सी झक सफेद दंत पंक्ति, खंडहर का अर्ध ध्वस्त दरवाजा है अब जो। जीवन मेरा बदला, बुद्ध मिले, बुद्ध को घर न्योत कर अपने रथ से जब मैं लौट रही थी, कुछ तरुण लिच्छवी कुमारों के रथ से टकरा गया मेरे रथ का धुल से धुल, चक्के से चक्का, जुए से जुआ। लिच्छवी कुमारों को ये कैसे लगता अच्छा, धुल से धुल, चक्के से चक्का, जुए से जुआ। लिच्छवी कुमारों को ये अच्छा कैसे लगता? बोले वे चीख कर, जे आम्रपाली क्यों तरुण लिच्छवी कुमारों के धुर से धुर अपना टकराती है? आर्य पुत्रों, क्योंकि भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध ने भात के लिए मेरा निमंत्रण किया है स्वीकार। जे आम्रपाली 100,000 ले और इस भात का निमंत्रण हमें दे। आर्य पुत्रों, यदि तुम पूरा वैशाली गणराज्य भी दोगे, मैं ये महान भात तुम्हें नहीं देने वाली। मेरा ये उत्तर सुन वे लिच्छवी कुमार चटकाने लगे उंगलियां। हाय, हम आम्रपाली से परास्त हुए, तो अब चलो बुद्ध को जीते। कोटि ग्राम पहुंचे कि बुद्ध की प्रदक्षिणा उन्हें घर न्योता, पर बुद्ध ने मान मेरा ही रखा और कहा, रह जाएगी करुणा, रह जाएगी मैत्री, बाकी सब ढह जाएगा तो बहा काल नद में मेरा वैभव। राख की इच्छामती, राख की गंगा, राख की कृष्णा कावेरी, गरम राख की ढेरी ये काया बहती रही। सदियों इस तट से उस तट तक टिमटिमाता रहा एक अंगारा, तिरता रहा राख की इस नदी पर, बना ठना ठना बना, तैरा लगातार, तैरी सोने की तरी, राख की इच्छामती, राख की गंगा, राख की कृष्णा कावेरी। झुर्रियों की पोटली में बीज थोड़े से सुरक्षित हैं, वो ही मैं डालती जाती हूँ अब इधर उधर। गिर जाते हैं थोड़े से बीज पत्थर पर, चिड़िया का चुग्गा बन जाते हैं वे, बाकी खिले जाते हैं जिधर तिधर, चुटकी भर हरियाली बनकर। सुनती हूँ मैं गौर से आम्रपाली की बातें, सोचती हूँ कि कमंडल या लौकी या बीजकोश, जो भी बने जीवन, जीवन तो जीवन है। हरियाली ही बीज का सपना, रस ही रसायन है। कमंडल वमंडल बनाने की खातिर शरद काल में जैसे पकने को छोड़ दी जाती है लतर में ही लौकी, पक रही है मेरी हर मांसपेशी, तो पकने दो, उससे क्या। कितनी तो सुंदर है हर रूप में दुनिया। बहुत खूब।
और मित्रों देखिए कि राणा यादव जी ने जिस तरह से यह कविता पढ़ी, तो जो अलग मनोभाव हैं, आप सभी लोग भी सहमत होंगे। आवाज के उतार चढ़ाव से वे मनोभाव किस तरह से हम तक आ रहे हैं, कहाँ पुरातनता है, कहाँ पर संगति है, कहाँ पर लालित्य है, कहाँ पर पीड़ा है। तो एक मजा हुआ अभिनेता अपने आवाज के उन उतार चढ़ावों से उसको ला पाता है। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग आए और काफी कम समय में हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया और आप लोग भी अलग अलग हिस्सों से जुड़े रहे, मगर चूंकि कहीं ना कहीं एक रिश्ता। ये एक बड़ी बात है कि ये हिमाचल में इस समय मयंक जी सागर चांदनी चौक से जुड़े हुए हैं, हर्षा जी नोएडा से जुड़ी हुई हैं, मैं मुखर्जी नगर से और आप, और मैं बस एक शब्द में बहुत आपका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आपने हमें बुलाया और अब माइक आपके हाथों। जी जी जी, शुक्रिया रमा जी आपका, और आपकी इस पूरी टीम का, सभी साथियों का जो आज इस कार्यक्रम में आए, और कुछ लोग नहीं भी आ पाए, वो प्रयास तो करते ही रहे मगर कई बार संभव नहीं होता है। तो मैं शून्य नाट्य समूह का हृदय से आभारी हूं। और आपने एक बात कही थी शुरू में ही, रिश्ता को लेकर कि अनामिका जी के साथ हर कोई, हर वय का शख्स अपनी ओर से उनसे एक रिश्ता बना लेता है। जिस तरह से उनकी कविताओं में पीड़ा है, टूटन है, स्त्रियों के कई दर्द हैं, लड़कियों को एक खास खांचे में बांध कर देखने की जो समाज की मानसिकता है, मैं वह भी समाज इसलिए कह रहा हूं कि कई बार वह मानसिकता पुरुषों की तो होती ही है, हमारे स्त्री समूह की ओर से भी वह मानसिकता देखी जाती है। वह पूर्वाग्रह पुरुषों में तो है ही, कई बार पुरानी सोच की जो स्त्रियां हैं उनमें भी है। इसलिए मैंने कहा कि समाज रीजे ना नारी नारी के रूपा, पन्ना गारी ये रीति अनूपा। हाँ जी जी बिल्कुल। तो ये सारी इन अलग अलग मनोभावों की कविताएं यहाँ पर आई, और हमारे एक साथी अभी और जुड़ रहे हैं, एक बार हम उन्हें ले लें। सनी जी, सनी कबीर जी पहले भी हमसे जुड़ने की कोशिश किए थे, कुछ पढ़ना चाहें सनी जी तो पढ़ें, स्वागत है, फिर हम लोग कार्यक्रम को विराम देंगे। मैं क्षमा चाहूंगा किसी कारण से मेरा संपर्क सबसे टूट गया था बीच में अभी। कोई जी बात जी, हम नहीं, लोग समझ सकते हैं। जी जी, कोई बात अपनी नहीं। कविता को पढ़ें, दो शब्द कहें और चले फिर। जी, मेरी जो कविता है उसका नाम है ओढ़नी। मैट्रिक के इम्तिहान के बाद सीखी थी दुल्हन ने फुलकारी। दहेज की चादरों पर माँ ने कड़वाए थे तरह तरह के बेल बूटे। तकिए के खोलों पर गुडलक कड़वाया था। कौन माँ नहीं जानती जी जरूरत दुनिया में गुडलक की। और उसके बाद एक था राजा, एक थी रानी, और एक थी ओढ़नी, लाल ओढ़नी फूलदार। एक था राजा, एक थी रानी, और एक खत्म कहानी। दुल्हन की कटी फटी पेशानी और ओढ़नी खूनम खून। अपने वजूद की माटी से धोती थी रोज इसे दुल्हन, और गोदी में बिछाकर सुखाती थी। सोचती सी यह चुपचाप तार तार इस ओढ़नी से, क्या वह कभी पोंछ पाएगी खूंखार चेहरों की खूंखारिता और मैल दिलों का। घर का ना घाट का उसका दुपट्टा लहराता था आसमानों पर, गगन में गैब निशान उड़े की धुन पर आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ही सुंदर जी। तो मुझे जी
जी मैं हाँ, कुछ कहें। कहना चाहूंगा कविता के बारे में हाँ, प्लीज कि प्लीज। मुझे ये कविता इतनी गहराई में छुई अंदर से। मुझे जो इस कविता में दिखाई दिया कि एक कैसे किस तरह से दो चीजें मुझे इस कविता में दिखाई दी। एक जो गहरा संबंध मुझे माँ और बेटी के बीच में दिखाई दिया, और साथ में उस स्त्री का द्वंद्व भी दिखाई दिया साथ के साथ, जो कभी जो आज माँ है वो कभी बेटी में पे कभी बेटी रही होगी, फिर वो माँ बनी। तो ये इस तरह का जो द्वंद्व और जो मुझे गहराई दिखी कविता में, उससे मैं काफी प्रभावित हुआ और मुझे कहीं अंदर तक छू गई इमोशनली, और काफी अटैचमेंट फील हुआ मुझे इस कविता से। जैसे अगर वो बचपन में थी और उसके कई सारे सपने रहे होंगे, और किस तरह से उसको फिर एक जब पहला उसका मैट्रिक का एग्जाम आया होगा, वो अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर के अपनी माँ के पास जैसे हर बच्चा जाता है दिखाने, तो उसको जो खुशी हुई होगी। और उसके बाद धीरे धीरे कई इच्छाएं, मुझे ऐसा लगता है स्त्रियां मतलब इतनी सेक्रीफाइस करती हैं अपने जीवन में, जो सबके लिए समझ पाना मुश्किल है। वो खुद ही समझ पाती हैं, खैर मतलब जो खुद भी स्त्रियां हैं नहीं वो समझ खुद ही। पाती सनी, वरना और ना सेक्रीफाइस जी करती। बिल्कुल मैम, कि अनजाने अनजाने में वो, और ऐसा है कि जैसे उनको उनको ऐसा लगता है कि यही मेरा जीवन है, यही और मेरा जीवन। इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाती और कि कैसे अर्पण बचपन जी, से उनके फिर। सबसे बहुत बड़ी खूबी है ये कि ये अभी सागर, सनी, स्वयं मयंक ये बहुत कम उम्र में है, अभी बहुत नौजवान है। और जब नौजवान इस तरह की बात करते हैं अनामिका दी की कविताओं को लेके, तो उसमें आप मतलब इनके दिल को कितना छू रही है, तो इनका किस तरह से ये आगे अपने जीवन को बनाएंगे, रचेंगे, ये एक बड़ी बात है कि इन युवाओं के माध्यम से इन कविताओं का पाठ बहुत बड़ी बात है। जी, और इससे जो मतलब कविता का जो उद्देश्य है कि वह कहीं ना कहीं हमें सचमुच में बदले, तो यह भी हमें संभव होता दिखता है कि लोग इन कविताओं की संवेदनाओं के साथ जुड़ रहे हैं। लड़कियां, स्त्रियां भी, लड़के और पुरुष भी। और सभी, क्योंकि यहाँ पे चाहे हर्षा जी हो या सनी हो, सागर, मयंक, उस तरह से ये साहित्य के फील्ड से नहीं है कि ये हिंदी लिटरेचर से हैं इसलिए ये कविता पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी लिटरेचर से हैं, ये डिफरेंट फील्ड से हैं। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई टीचिंग में भी अलग तरह के बैकग्राउंड से, हर्षा जी फौजी बैकग्राउंड से हैं, और अपने अभी बहुत शिक्षण में उनका बहुत पैठ है। लेकिन उस तरह से जैसे हार्डकोर कोई साहित्य वाले जब चर्चा करते हैं, उससे ये अलग है। जी, ये बिल्कुल जी। तो और कोई कुछ पढ़ना चाहें? हर्षा जी कुछ और पढ़ना चाहेंगी? आज आ, आज के लिए मुझे लगता है कि हम अब यहीं विराम देंगे, ठीक है, और ठीक फिर है। अगली बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे कुछ बिल्कुल विशेष, बिल्कुल। तब जी, कुछ विशेष। ठीक है। तो मित्रों, आज की इस कड़ी को हम लोग यहीं विराम देते हैं। और कई भावों की कविताएं अनामिका जी के यहाँ तो हैं ही, जिनमें मैंने शुरू में भी यह बात कही कि जो तलखियां हैं, और तलखियों की भी अपनी वजह है। उन तलखियों की वजह है असमानता, जेंडर को लेकर वायसनेस। तो उसको लेकर लगातार कभी किसी स्वर में, कभी किसी स्वर में अनामिका जी अपनी बात रखती आई हैं, विमर्शों में भी, कविताओं में भी, अपने उपन्यासों में भी। और कई बार जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी यह बात स्वीकारी कि कैसे उनके भीतर एक बहनापा है, एक सिस्टरहुड है, एक छोटी सी कविता है, रिश्ता। तो मुझे लगता है कि इसको पढ़ते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को विराम दें, क्योंकि उसी रिश्ते से बंधकर आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। रिश्ता, और वह भी कैसे मामूली सा रिश्ता हमारी स्मृति में टका हुआ रह जाता है। एक मुलाकात ही जिंदगी भर याद रह जाती है। ये कुछ पंक्तियां हैं अनामिका जी की इस कविता से, रिश्ता। वह बिल्कुल अनजान थी, वह बिल्कुल अनजान थी, मेरा उससे रिश्ता बस इतना था।
कि हम एक पंसारी के ग्राहक थे। वह बिल्कुल अनजान थी। मेरा उससे रिश्ता बस इतना था कि हम एक पंसारी के ग्राहक थे, नए मोहल्ले में। वह मेरे पहले से बैठी हुई थी। वह मेरे पहले से बैठी थी, टॉफी के मर्तबान से टिककर स्टूल के राज सिंहासन पर। अब देखिए, ये अनामिका ही लिख सकती हैं। है वो बैठी हुई महिला स्टूल पर है, मगर उसको स्टूल के राज सिंहासन लिख रही हैं। कितनी प्यारी बात। वह मेरे पहले से बैठी थी, टॉफी के मर्तबान से टिककर स्टूल के राज सिंहासन पर। मुझसे भी ज्यादा थकी दिखती थी वह, मुझसे भी ज्यादा थकी दिखती थी वह। फिर भी वह हंसी, फिर भी वह हंसी। उस हंसी का न तर्क था न व्याकरण, उस हंसी का न तर्क था न व्याकरण, न सूत्र न अभिप्राय। वह वह ब्रह्म की हंसी थी, वह ब्रह्म की हंसी थी। उसने फिर हाथ भी बढ़ाया, उसने फिर हाथ भी बढ़ाया और मेरी शॉल का सिरा उठाकर उसके सूत किए सीधे, और मेरी शॉल का सिरा उठाकर उसके सूत किए सीधे। जो बस की किसी कील से रग जो बस की किसी कील से लगकर भृकुटी की तरह सिकुड़ गए थे। अब ये जो बिंब आता है, अद्भुत है। जो बस की किसी कील से लगकर भृकुटी भृकुटी की तरह सिकुड़ गए थे। पल भर को लगा उसके उन झुके कंधों से मेरे भन्नाए हुए सिर का बेहद पुराना है बहना। पल भर को लगा उसके उन झुके कंधों से मेरे भन्नाए हुए सिर का बेहद पुराना है बहना। तो हम जब भन्ना जाते हैं, ऐसे में कुछ देर के लिए भी कोई हमें संभाल ले तो कितना अच्छा लगता है। तो उस अनुभूति को भी अनामिका कैसे यहां इस खूबसूरती के साथ बयां करती है। आप सभी लोग आए, आप सभी का हार्दिक आभार, शुक्रिया आप लोगों का। और इसी के साथ आज की यह कड़ी विराम लेती है। आप सभी का जी मैं मयंक जी से अनुरोध करूंगी कि वो आपका धन्यवाद करें। मयंक जी माइक ऑन कर लें। मयंक जी माइक को ऑन कर लें। जी हर्षा जी, वो शायद माइक ऑन नहीं कर पा रहे। जी तो मैं पूरी शून्य की टीम की तरफ से, क्योंकि मैम इस वक्त यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इस एक बहुत ही सुंदर कविता पाठ की शाम में आपने हम सबको आमंत्रित किया। और ये एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प अनुभव था, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे अनुभव हम और भी लेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का हार्दिक आभार। शून्य नाट्य समूह की आप सभी आप इस समूह से जुड़े आप सभी लोगों का हार्दिक आभार कि आप लोगों ने समय निकाला और अलग अलग मूड्स की ये कविताएं आज इस स्टेज पर संभव हुई। शुक्रिया, धन्यवाद।